हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 2 तक डिस्कस कर चुके थे। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय ई इक्वल टू -21.7 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन n स्क्वायर अर्ग। Calculate the energy required to remove an electron completely from the n equal to 2 orbit. What is the longest wavelength in centimeter of light that can be used to cause the transition? तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है ये होता है -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, लेकिन इस केस में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही चीज है यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करने के लिए है। अर्ग में फाइंड आउट करने के लिए आपका कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, उसमें आता है -21.7 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन n स्क्वायर। तो इससे जो एनर्जी आएगा किसी भी ऑर्बिट का वो अर्ग में आएगा। तो सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू n का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, तो -21.7 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी -21.7 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4। इसका वैल्यू आएगा -5.42 और इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12। इतना अर्ग सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है और हमको इसको कंप्लीटली बाहर निकालना है, मतलब 2 से इन्फिनिटी में भेजना है। इन्फिनिट ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर होगा तो ये तो इन्फिनिटी के सामने बहुत ही छोटा टर्म है, तो ये 0 हो जाएगा। तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, 0 माइनस ऑफ -5.42 इंटू 10⁻⁻12। तो एनर्जी डिफरेंस है 2 और इन्फिनिटी ऑर्बिट का 5.42 इंटू 10⁻⁻12 वर्ग। कहने का मतलब इन्फिनिट ऑर्बिट का एनर्जी इतना ज्यादा है सेकेंड ऑर्बिट से, तो इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब इतना एनर्जी वाला फोटोन अगर सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है एब्जॉर्ब करेगा तो ये इन्फिनिट ऑर्बिट में चला जाएगा, मतलब कंप्लीटली एटम से बाहर चला जाएगा। तो व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, तो कंप्लीटली सेकेंड ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए 5.42 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। इसके बाद सेकेंड है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज द ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का लाइट पॉसिबल होगा ये आपको बताना है। वेवलेंथ सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो एक्चुअली में देखिए एनर्जी डिफरेंस 2 से इन्फिनिटी का इतना अर्ग है, कहने का मतलब अगर इससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन रहेगा तब तो इलेक्ट्रॉन पक्का ही बाहर चला जाएगा। अगर बाहर जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर इतना ही अर्ग वाला एनर्जी है, ये जो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है इतना अर्ग वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस केस में बाहर तो निकल जाएगा लेकिन बाहर निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। अगर इससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन रहेगा तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। जो एनर्जी ज्यादा रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा या कोई और फॉर्म में हो सकता है वेस्ट हो जाए। तो मिनिमम इतना एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। इससे ज्यादा एनर्जी अगर रहेगा तो उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो हमको इतना ही एनर्जी वाला फोटोन चाहिए। इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा फोटोन का यही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। एनर्जी ऑफ फोटोन दिस होना चाहिए यहाँ से hc अपॉन लैम्डा। ये अर्ग में है, सीजीएस यूनिट में है, तो h भी सीजीएस यूनिट में लिखना पड़ेगा 6.626 इंटू 10⁻⁻27 और स्पीड ऑफ लाइट होगा 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा और सेंटीमीटर में ही फाइंड आउट भी करना है। तो वेवलेंथ का वैल्यू आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद होता है 19.878 इंटू 10⁻⁻17। यहाँ पे गड़बड़ है, 3 इंटू 10⁻10 होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो एक सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है, तो एक सेकेंड में 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा। यही तो स्पीड होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो सीरीयस यूनिट में आपका 10 होगा यहाँ पे।
वो एक्चुअली में स्पीड ऑफ लाइट याद है 3 इंटू 10⁸ तो इसलिए जल्दी जल्दी में 10⁸ ही लिखा गया था, तो यहाँ -17 ही होगा अपॉन 5.42 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से वैल्यू आता है 3.67 इंटू 10⁻5 और ये वैल्यू सीरियस यूनिट में है, मतलब वेवलेंथ सेंटीमीटर में आएगा। यही तो फाइंड आउट करना था। अब आप सोचिए कि इससे अगर ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन लेते हैं, अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो एनर्जी जो है 5.42 इंटू 10⁻12 अर्ग से कम हो जाएगा, क्योंकि एच इसका वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब एनर्जी जो होता है वो hc/λ, वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ाइएगा तो ये वेवलेंथ आ रहा है इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वेवलेंथ का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगा ना। इसमें अगर ज्यादा से आप डिवाइड दीजिएगा, इतना से डिवाइड दीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा, ज्यादा से डिवाइड दीजिएगा तो एनर्जी कम जाएगा, एनर्जी कम जाएगा तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा ही नहीं। मिनिमम इतना एनर्जी तो चाहिए ही इन्फिनिटी तक भेजने के लिए, मतलब सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए। अब इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन रहेगा तब तो चला जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी अगर रहेगा तो वेवलेंथ कम आ जाएगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ यही तो है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग की ये ट्रांजिशन हो सकता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का वैल्यू होगा 3.67 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है गिव रीजन व्हाई द ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज दिस एंड नॉट दिस। अगर आप इन दोनों ऑर्बिटल डायग्राम को देखें तो दोनों है 3s2 3p2, ये भी 3s2 3p2 है, लेकिन यहाँ पे जो सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन अपोजिट है। जब भी सिंगली ऑक्यूपाई होता है इलेक्ट्रॉन तो वो पैरेलल स्पिन वाला रहता है, या तो दोनों लो स्पिन होगा या दोनों हाई स्पिन होगा। ये आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग या तो दोनों लो स्पिन वाला होगा या दोनों हाई स्पिन वाला होगा, जो कि इस केस में है। यहाँ पे एक हाई स्पिन दूसरा लो स्पिन है, तो ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायोलेट कर रहा है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा सिलिकॉन का। अभी जो बताए इसी को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं तो हम स्टेटमेंट बोल देते हैं एक बार। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज, उसके बाद ये वाला डायग्राम बना दीजिए, इज इन अकॉर्डेंस विथ हंट्स रूल व्हिच स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल s, p, d और f cannot take place until each orbital of the same subshell contains one electron each of like spin। तो पेयरिंग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में तब तक नहीं होगा जब तक कि सेम एनर्जी वाला सबसेल जो है वो सिंगली ऑक्यूपाई हो जाए, लेकिन सेम स्पिन से ऑक्यूपाई हो। सिंगली तो ऑक्यूपाई होगा ही, और सिंगली ऑक्यूपाई जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका सेम स्पिन होगा, या तो हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा। अब अगर सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट एटम तो उसका 3p3 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो थर्ड एटम भी इस तरह से हाई स्पिन ही रहेगा, नहीं तो तीनों इलेक्ट्रॉन लो स्पिन वाला ही रहेगा। दो हाई एक लो या एक हाई दो लो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तीनों सेम स्पिन वाला ही भराएगा। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा चौथे इलेक्ट्रॉन से, मतलब 3s2 3p4 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयरिंग स्टार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मे बी प्रेजेंट इन ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर 2। तो n इक्वल टू 3 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 2 है। l इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग m का 5 पॉसिबल वैल्यू होगा, m इक्वल टू -2 -1 0 1 2। तो यहाँ से l इक्वल टू 2 सबसेल के कॉरस्पॉन्डिंग 5 ऑर्बिटल है, तो आपके पास n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 है, तो इस केस में 5 ऑर्बिटल रहता है। सिंपली आप सोचिए l इक्वल टू 0 s सबसेल, l इक्वल टू 1 p सबसेल, l इक्वल टू 2 d सबसेल। तो s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। 5 ऑर्बिटल में एक का m-2 होगा, दूसरे का -1 0 1 2, m का वैल्यू हर एक ऑर्बिटल का चेंज होगा। तो n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो इस 5 ऑर्बिटल में
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग। तो सभी में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलअप रहेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा इस ऑर्बिटल में, तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। तो n = 3 और l = 2 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकता है। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फुल कर दीजिए, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल रहेगा D10 कॉन्फ़िगरेशन। 3D है तो 3D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, जिसका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम 234 मास नंबर 90 एटॉमिक नंबर disintegrates to give lead 206 mass number 82 atomic number as the final product. How many alpha and beta particles are emitted during this process? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि थोरियम है आपके पास, ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है और लीड बना लेता है। थोरियम से लीड बनता है जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 और मास नंबर 206 दिया हुआ, साथ में अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है हीलियम 42 और बीटा पार्टिकल्स भी इमिट करता है। तो मान लेते हैं कि x अल्फा पार्टिकल और y बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है। तो x और y का वैल्यू बताना है, कितना अल्फा पार्टिकल और कितना बीटा पार्टिकल्स इमिट करेगा। तो सबसे पहले तो आप मास को बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि y के करस्पॉन्डिंग मास 0 होगा, बीटा पार्टिकल का मास 0 होता है, तो y × 0 0 हो जाएगा। तो 234 इक्वल टू 206 प्लस एक अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4u, तो x का मास होगा 4 × x प्लस 0, तो यहाँ से 4x इक्वल टू होगा 28, मतलब x इक्वल टू 7। तो 7 अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है। अब जो है चार्ज बैलेंस कीजिए, 90 इक्वल टू 82 प्लस 7 × 2 और बीटा पार्टिकल का मास चार्ज होता है -1, तो बाई बीटा पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग चार्ज होगा -y, बाई × -1 तो -y। यहाँ से 82 प्लस 14 96, 90 इक्वल टू 96 माइनस y, तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा 6, मतलब 6 बीटा पार्टिकल इमिट होता है। तो हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड? 7 अल्फा पार्टिकल्स एंड 6 बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth बोर्स ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस जूल। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट दिया हुआ है -21.76 × 10⁻⁻19/n² जूल में। अगर अर्ग में रहता था तो 10⁻⁻12 रहता था कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है। तो अगर किसी भी nth ऑर्बिट का जो एनर्जी अर्ग में आएगा उसको 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जूल में लाने के लिए, तो इसलिए कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -12 की जगह -19 होगा। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट विल बी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो हीलियम प्लस आयन के थर्ड बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करना है, मतलब थर्ड से इन्फिनिटी में ट्रांजिशन करवाना है। एक्चुअली में ये जो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम के लिए है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होता है -13.6 Z² n²। हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए सिर्फ n² पे डिपेंड करेगा। लेकिन हीलियम वगैरह के लिए तो यहाँ Z² से मल्टीप्लाई होगा। ये कांस्टेंट चेंज यूनिट के अनुसार हो रहा है। अगर कांस्टेंट -13.6 है तो इस केस में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। अर्ग में अगर है तो -21.76 × 10⁻⁻12 रहेगा कांस्टेंट, और जूल में है तो 10⁻⁻19 रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए यही वाला फॉर्मूला इसलिए होता है क्योंकि Z = 1 होता है। हीलियम में तो आपको Z एटॉमिक नंबर लिखना ही पड़ेगा, हीलियम का Z = 2 होता है। तो एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका एनर्जी क्या होगा? एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट होगा -21.76 × 10⁻⁻19 इंटू Z²। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2² n का वैल्यू 3 है तो 3²। तो कैलकुलेट कीजिएगा
21.76 इंटू 4/9 का वैल्यू आता है 9.67। तो एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन होगा -9.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद एनर्जी ऑफ इन्फिनिट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इन्फिनिट ऑर्बिट तो जीरो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी के स्क्वायर से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो थर्ड और इन्फिनिटी, इसमें एनर्जी डिफरेंस कितना है? तो एनर्जी डिफरेंस है 0 माइनस ऑफ माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 9.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मतलब थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इतना या इससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्व करेगा तो ये इन्फिनिट पे चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर चला जाएगा। अब अगर इतना एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब करता है तब तो ये सिर्फ बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो बाहर कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। इतना एनर्जी तो ट्रांजिशन के लिए खपत हो जाएगा थर्ड से इन्फिनिटी में, बाकी जो बचेगा एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी या हो सकता है कुछ और एनर्जी किसी फॉर्म में वेस्ट हो जाए। मतलब ये जो है रेस्ट के साथ तो नहीं निकलेगा, ये पता है, कुछ ना कुछ एनर्जी किसी और फॉर्म में जरूर बर्बाद होगा। तो हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो जितना ज्यादा एनर्जी रहता है उतना कम वेवलेंथ रहता है। तो मिनिमम कितना एनर्जी वाला फोटोन चाहिए जिससे ट्रांजिशन होगा? मिनिमम एनर्जी वाले फोटोन के कोरस्पोंडिंग जो वेवलेंथ आएगा वही आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेगा। तो मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए थर्ड से इन्फिनिटी में ट्रांजिशन होने के लिए। तो इस एनर्जी के कोरस्पोंडिंग जो फोटोन का वेवलेंथ आएगा वही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा। इससे ज्यादा वेवलेंथ का अगर फोटोन रहेगा तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी इससे भी कम हो जाएगा, लेकिन मिनिमम इतना एनर्जी तो चाहिए थर्ड से इन्फिनिटी में भेजने के लिए। तो इसी के कोरस्पोंडिंग जो वेवलेंथ आएगा वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन पता है इसको, hc/λ, h 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारा कुछ SI यूनिट में है, तो वेवलेंथ जो आएगा वो भी मीटर SI यूनिट में आएगा। तो वेवलेंथ का वैल्यू होगा 6.626 इंटू 3 19.878 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 9.67 इंटू 10⁻⁻19, ये जो है 2.055 होगा, और -19 -26 10⁻⁻7, तो वेवलेंथ होगा 2.055 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो इसको अगर 10⁻9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वेवलेंथ इतना नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये 2.055 इंटू 100 नैनोमीटर, 205.5 नैनोमीटर, या फिर 2055 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन होता है, 10 एंगस्ट्रॉन। तो इतना नैनोमीटर इक्वल टू इतना इंटू 10 एंगस्ट्रॉन। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है इतना एंगस्ट्रॉन होगा, जिसके कोरस्पोंडिंग थर्ड से इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर सकते हैं हीलियम प्लस आयन में। अब जो है ये क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक्चुअली में एनर्जी जो रिक्वायर होगा वो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल एनर्जी रिक्वायर होगा। बाइंडिंग एनर्जी का डिफिनीशन आपको अगर ध्यान हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth स्टेट टू इन्फिनिटी। तो nth से इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी लगता है वही बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। यहाँ पे भी तो वही करना है, थर्ड से इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 Z²/n²। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट अगर -13.6 Z²/n² होता है तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू दिस होता है, मतलब माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ये दिया हुआ है जूल में, तो बाइंडिंग एनर्जी इतना ही होगा, बस पॉजिटिव के साथ होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू होगा 21.76 इंटू 10⁻⁻19 और Z²/n², मतलब इतना जूल एनर्जी चाहिए किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी अर्थ में पहुंचाने के लिए। अब n आपका 3 है तो थर्ड से इन्फिनिटी में पहुंचाने के लिए यहाँ 3 रख दीजिए, और यहाँ Z हीलियम के लिए Z का वैल्यू 2 होगा। वही चीज तो कर रहे हैं, जितना थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी आया उसका प्लस में एनर्जी चाहिए थर्ड से इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, मतलब हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतना एनर्जी चाहिए। और एनर्जी पता है फोटोन का, तो इसके कोरस्पोंडिंग वेवलेंथ निकाल लीजिएगा। बस यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि
इससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन भी रहेगा तो ये थर्ड से इन्फिनिटी पे ट्रांजिशन हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें भी वही चीज था कि सेकंड से इन्फिनिटी में भेजना है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा। यहाँ थर्ड से इन्फिनिटी में भेजना है तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर दीजिए। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।